हम लोग कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? इतिहास, ठीक है ना। हिस्ट्री चैप्टर 1। चैप्टर का नाम क्या है? यूरोप में राष्ट्रवाद। तो आज हम लोग जानेंगे जर्मनी के एकीकरण के बारे में। इससे पहले आप सभी को पता चल गया किसके बारे में? राष्ट्रवाद के बारे में सब जानते हैं ना। राष्ट्रवाद के बारे में, इटली के एकीकरण के बारे में पढ़ाया गया है, समझ गए ना। 1804 में कौन सा कोड लागू हुआ था? नेपोलियन कोड। वियना संधि सबके बारे में बता दिया गया बाबा। ऑस्ट्रेलिया के जो चांसलर था मेटरनिख, उसकी कहानी बता दिया गया था, समझ गए ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यूरोप में ही एक कंट्री है जर्मनी, उसके बारे में। जिस तरह से इटली के एकीकरण की बहुत सारे बाधाएं थे और उन बाधाओं से लड़कर काउंट काबोर, मेजिनी, गैरिबाल्डी और कौन था? काउंट काबोर, बिस्मार्क, इन सभी के बिस्मार्क था जी। अरे विक्टर इमैनुअल ना था, विक्टर इमैनुअल। मेजिनी, गैरिबाल्डी, विक्टर इमैनुअल और कौन था? काउंट काबोर। ये चारों जो थे, इनके बदौलत, इनके क्रांतिकारी प्रक्रिया नीति के बदौलत ही इटली का एकीकरण संभव हो पाया था, समझ गए ना। कोई दिक्कत? तो आज हम लोग पढ़ेंगे जर्मनी का एकीकरण के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि जब नेपोलियन राजा बना था, कहाँ का? फ्रांस का राजा बना था, तो 1804 में तो एक सिविल कोड लागू किया था। 1806 में एक राइन संघ का निर्माण किया था। यानी जो जर्मनी 300 छोटे बड़े राज्यों में, राष्ट्रों में बटा हुआ था ना बच्चा, तो एकीकरण की प्रक्रिया आरंभ कौन कर दिया था? नेपोलियन बोनापार्ट ही कर दिया था। हालांकि वह जो वाटरलू का युद्ध हुआ था उसी में ना पराजित हो गया था। बुआ कब हुआ था वाटरलू का युद्ध? 1815 में। वो वाटरलू का युद्ध नहीं होता तो जर्मनी का एकीकरण नेपोलियन ही कर देता ना। लेकिन युद्ध हुआ तो उसको कैद कर लिया गया था। 4 कंट्री में कैद किया था। कौन कौन याद है सभी को? बताइए तो। रूस, रसिया, प्रसिया, ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया, ठीक है ना। देखिए पॉइंट बाय पॉइंट लिख दिया है, आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। थोड़ा सा बुक देखिए बीटीबीसी का, देखिए ये बुक है बीटीबीसी का। इससे आप सभी को पॉइंट बनाने में बहुत ही प्रॉब्लम होता है कि नहीं होता है? अरे होता है ना। तो ये बुक से हम पॉइंट बाय पॉइंट लिख दिया, एक एक पॉइंट पढ़ेंगे और आप लोग को समझाएंगे, आप लोग समझिएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा। जर्मनी लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में बिखरा हुआ था, जिसमें प्रसा सबसे क्या था? शक्तिशाली था, समझ गए ना। जर्मनी 300 छोटे बड़े राज्यों में बिखरा हुआ था और उसमें सबसे शक्तिशाली कौन था? प्रसा था। वस्तुतः जर्मनी एकीकरण की पृष्ठभूमि निर्माण का श्रेय किसको जाता हुआ? नेपोलियन बोनापार्ट को, क्योंकि उसने 1806 ईस्वी में जर्मन प्रदेशों को जीतकर राइन राज्य संघ का निर्माण किया था। जो 300 छोटे बड़े राज्य है ना, उसको 39 प्रांतों में बांट दिया था। कौन बांटा था? नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। 1834 में जर्मन व्यापारियों ने आर्थिक व्यापारी समानता के लिए प्रसा के नेतृत्व में जाल्बेरिन नामक आर्थिक संघ बनाया। जाल्बेरिन क्या है बाबा? एक संघ है, एक संगठन है। किसका संगठन है? व्यापारियों का। किसका? व्यापारियों का, समझे ना। व्यापारी लोग मिलकर, प्रसा के अगुवाई में जर्मनी के व्यापारी लोग मिलकर एक संगठन बनाया था, जिसका नाम क्या था? जाल्बेराइन। देखिए ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है जाल्बेराइन कैसी संस्था है, तो व्यापारियों की संस्था आप लोग बताइएगा, समझ गए ना। हालांकि जब हम ऑब्जेक्टिव लिखवाएंगे तो आप सभी को उसमें बता देंगे इसके बारे में, ठीक है। जिसने जर्मन क्षेत्रीय आदतों को कुचलकर राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों को क्या किया? बढ़ावा दिया था। जर्मन का जो क्षेत्रीय आदत था ना, मतलब राजा के अधीन में रहना, राजा के बातों का मानना, राजा की आज्ञा का पालन करना, उसको कुचलकर किसको बढ़ावा दिया हुआ? राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों को, समझ गए। राष्ट्रवाद की चेतना का विकास करने का बढ़ावा दिया। कौन? व्यापारी संघ, जाल्बेराइन संस्था। जाल्बेराइन किसकी संस्था थे? व्यापारियों के, समझ गए ना। प्रसा के शासक, उस टाइम प्रसा के शासक कौन थे बाबा?
विलियम फ्रेडरिक ने जर्मनी के एकीकरण के उद्देश्य को ध्यान में रखकर महान कूटनीतिज्ञ बिस्मार्क को अपना चांसलर बनाया। अब देखिए, जो भी व्यक्ति जिस प्रदेश का शासक है, जैसे इटली का शासक विक्टर एमेनुअल था, आप सभी को बताते हैं, तो उन्होंने एकीकरण करने के लिए, इटली का एकीकरण करने के लिए अपना चांसलर किसको नियुक्त किया था? काउंट कावुर को, प्रधानमंत्री। चांसलर मतलब क्या होता है बाबा? प्रधानमंत्री होता है। तो ये किसको प्रधानमंत्री बनाया था? विलियम प्रथम किसको प्रधानमंत्री बनाया था? बिस्मार्क को। और जिस तरह से विक्टर एमेनुअल एक महान कूटनीतिज्ञ था, तो बिस्मार्क भी क्या था? एक महान कूटनीतिज्ञ था, चाल चलने में एक्सपर्ट था, बुद्धि दिमाग का तेज व्यक्ति था, समझ गए ना, उसी को कूटनीतिज्ञ कहते हैं। उसका पूरा नाम क्या था बाबा? बिस्मार्क का पूरा नाम ऑटो वन बिस्मार्क था। हालांकि देखिए, हिस्ट्री में आप लोग पूरा नाम याद करने के चक्कर में रहिएगा ना, तो जो बचा खुचा वो भी आपसे याद नहीं होगा, इसलिए बिस्मार्क। हाँ, कहीं कहीं पूछ दे कि बिस्मार्क का पूरा नाम क्या, तो क्या बताइएगा? ऑटो वन बिस्मार्क बताइएगा, ठीक है। जिसने रक्त एवं लॉ की नीति का क्या किया था? अवलंबन किया था। अवलंबन मतलब अपनाया था। बिस्मार्क ने कौन सा नीति अपनाया था? क्वेश्चन पूछेगा कि जर्मनी के एकीकरण करने के लिए बिस्मार्क ने कौन सा नीति अपनाया था? तो रक्त एवं लॉ की नीति का अपनाया था। इसका मतलब है, उसका कहना था कि जर्मनी का एकीकरण तभी संभव है जब हम सैन्य शक्ति को बढ़ावा देंगे। यानी जितना सैन्य शक्ति को बढ़ावा मिलेगा, उतना जल्दी वहां का क्या होगा? एकीकरण होगा। कहाँ का एकीकरण होगा? तो देखिएगा अगला पॉइंट क्या है। बिस्मार्क ये प्रशिया के प्रधानमंत्री थे। बिस्मार्क कहाँ के प्रधानमंत्री थे? प्रशिया, यानी कि प्रशिया के प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने जर्मनी के एकीकरण की बुनियादी रखी थे। समझिए ना, जर्मनी के एकीकरण की बुनियादी सैन्य सेना की मदद से किसने रखे थे? ऑटो वन बिस्मार्क ने रखे थे। इस काम में बिस्मार्क ने प्रशिया की सेना और प्रशासन का सहारा लिया था। 7 सालों में कितने युद्ध हुए थे? 7 सालों में कितने युद्ध हुए थे? 3 युद्ध हुए थे। कौन कौन देश से? डेनमार्क और फ्रांस नारे प्रशा से तो सैन्य शक्ति का मदद ही लिया था। ठीक है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा नींद में लगता है ना, चलो ध्यान देना। 7 सालों में 3 युद्ध हुए थे। प्रशा तो सपोर्ट करता था जर्मनी से, कहिए ना बाबू, किससे? जर्मनी से, समझिए ना। ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और फ्रांस, किसका जीत हुआ? प्रशा का, क्योंकि प्रशा और जर्मनी मिले हुए थे, समझ गए ना। प्रशा के प्रधानमंत्री, प्रशा का प्रधानमंत्री कौन था? बिस्मार्क था। और बिस्मार्क को प्रधानमंत्री किसने बनाया था? विलियम प्रथम, ठीक है ना। देखो, इसी तरह से जर्मनी का क्या हो गया? एकीकरण हो गया। फिर एकीकरण होने के बाद प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का क्या बनाया गया? वो बादशाह बनाया गया। क्यों बादशाह बनाया गया? रीजन बताइए। अरे रीजन, जर्मनी का बादशाह क्यों बना? क्योंकि इसी की वजह से ना जीता बाबा। ये तो प्रशा का राजा न था। प्रशा का शासक कौन था? विलियम प्रथम। और इन्होंने अपना प्रधानमंत्री किसको बनाया? बिस्मार्क को। और जब प्रशा की मदद से ये एकीकरण हो गया किसका? जर्मनी का, तो जर्मनी का बादशाह कौन बना? विलियम प्रथम बना, ठीक है ना। तो जर्मनी का एकीकरण किसके वजह से संभव हो पाता? प्रशा के वजह से, प्रशा के शासक के वजह से, प्रशा के चांसलर के वजह से, याद रखिएगा, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। इसके लिए वार्सा में 1871 में क्या किया गया? जनवरी में एक समारोह आयोजन किया गया। उस समारोह में संधि हुआ होगा। उस संधि का नाम था फ्रैंकफर्ट की संधि। 10 मई 1871 को होता है फ्रैंकफर्ट की संधि। देखिए, ये सब 1-2 पॉइंट छोड़े इसलिए ना, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव की मदद से हम क्लियर कर देंगे, समझ गए ना। कुछ हम सोची समझ के छोड़ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, नए राष्ट्रों में जर्मनी में मुद्रा, बैंकिंग और न्याय व्यवस्था के आधुनिकीकरण पर खास ध्यान दिया गया। अधिकतर जितना भी मामला होता था मायने में, प्रशिया के कायदे कानून ही जर्मनी का क्या होता था? न्याय का कार्य करता था। यानी कि जर्मनी तो राष्ट्र एकीकृत हो गया था, लेकिन वहां पर कोई भी कायदा कानून किसकी मदद से चलता था? प्रशा की मदद से चलता था, ठीक है, हो गया ना।
आप सभी को समझ में आ गया ना जर्मनी का एकीकरण कैसे संभव हो पाया। ठीक है, तो 1871 में कौन सा संधि होता है? फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा जर्मनी का एकीकरण संभव हो जाता है। उससे पहले एक दो युद्ध हुआ था। एक हुआ था सेडोवा के युद्ध, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा। एक कौन सा युद्ध हुआ था बाबा? सेडोवा का युद्ध। इस युद्ध में ऑस्ट्रिया जो देश है ना, ऑस्ट्रिया देश के नियंत्रण में जितने भी जर्मनी के देश थे, राष्ट्र थे, समझिए ना, उसको छुड़ाने के लिए बिस्मार्क ने क्या किया था? बिस्मार्क तो एक बहुत चालबाज इंसान था, कूटनीतिज्ञ था। बिस्मार्क ने क्या किया था? किससे समझौता किया? फ्रांस और इटली से। फ्रांस और इटली से समझौता करके सेडोवा के कब हुआ था? 1866 में सेडोवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया को क्या किया? पराजित किया था, और वहां के जितने भी क्षेत्र पर ऑस्ट्रेलिया का नियंत्रण था उससे अपने क्षेत्र को ले लिया। समझ गए? और उसके बाद फिर 1870 में एक युद्ध होता है। उस युद्ध का क्या नाम हुआ? सेडन। सेडन के युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था? फ्रांसा और फ्रांस के बीच में, ये दोनों के बीच में हुआ था। तो यहाँ पे फ्रांस को पराजित कर देता है। कौन करता है पराजित? पराजित कर देता है। और फिर से यहाँ पे 1871 में जर्मनी का क्या होता है? एक नक्शा पर एकीकरण हो जाता है। नक्शा पर इसका रूपरेखा तैयार हो जाता है। इससे पहले वहां का कोई नक्शा था? नहीं था। यानी नक्शा में कब शामिल हुआ था? 1871 में। तो यही था बच्चों जर्मनी का एकीकरण। इसमें किसी को कोई दिक्कत? समझ गया ना? तो अब नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाएंगे बोहेमिया, हंगरी, और बस यही दोनों के बारे में चैप्टर समाप्त हो जाएगा। पोलैंड, एक पोलैंड के बारे में, और यूनान के बारे में तो बता दिया ना सभी को। यूनान के बारे में बता दिए। पोलैंड, हंगरी और बोहेमिया चलेगा। उसके बाद यूरोप में राष्ट्रवाद पूरी तरह से क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों।